हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर का पार्ट 4 कराऊंगा। पार्ट 3 तक हमने प्रभावती गुप्त तक पढ़ लिया था, इनके बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज के पार्ट में हम नगर एवं व्यापार इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। नगर एवं व्यापार में सबसे पहला जो टॉपिक है नए नगर। उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था। जैसे कि हमने पढ़ा है कि इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की क्या थी, राजधानी थी। सभी नगर संचार मार्ग के किनारे क्या थे, बसे हुए थे, जिससे संचार इजीली हो सके। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे नगर भूतल मार्ग के किनारे बसे हुए थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर बसे हुए थे, जहाँ से समुद्री मार्ग शुरू होता है। मथुरा जैसे नगर अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि के जीवंत केंद्र थे। इसके बाद नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या पढ़ने से पहले एक बार हम पाटलिपुत्र का इतिहास पढ़ लेते हैं। प्रत्येक नगर का अपना एक इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नामक एक गांव से हुआ था। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगढ़ से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसको अपनी राजधानी बना लिया और इसका नाम बदल दिया गया। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री ह्वेन त्सांग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ आए तो ये नगर खंडर में बदल गया पाटलिपुत्र, और इस समय यहाँ की जनसंख्या भी क्या थी, कम थी। तो ये था पाटलिपुत्र का इतिहास। अहम नगरीय जनसंख्या देखते हैं कि इसमें कौन कौन लोग थे। संप्रभुत्व वर्ग और शिल्पकार लोग थे। हमने पढ़ा कि जैसे शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। हालांकि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में क्या है, लोग रहते हैं। लेकिन ये शहर क्या है, हड़प्पा शहर से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे, थालियाँ मिली हैं जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी है। उत्तरी कृष्ण मस्जिद पात्र भी मिला है, जो इनका उपयोग क्या हो सकता है, अमीर लोग किया करते थे। साथ ही सोने के, चांदी, कांसे, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थ बने हुए गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सेब, पक्की ईंट भी मिली है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हम कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख भी मिले हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख है कि जो दान करता है उनके व्यवसाय भी लिखे कि उनके कौन सा काम वो क्या करते थे। इनमें नगरों में रहने वाले कौन कौन हैं? धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में भी लिखा है। अब इन नगरों में कौन कौन से नगर हैं? कुछ महत्वपूर्ण राज्य नगर हैं जो आपके हैं, जैसे वाकटक, उज्जैनी, शक, ठीक है, मथुरा, कन्नौज, वैशाली, ये पाटलिपुत्र, ये राजगीर, ठीक है, ये आपके मैप में भी आते हैं। पाटलिपुत्र, सतवाहन, धानेगर, तो ये उनकी लोकेशन दे रखी है कुछ महत्वपूर्ण नगरों की। देखिए 4 वो थी, चोल, चेर, पांडे, ये भी हैं। कभी कभी उत्पादक और व्यापारियों की संघ का भी उल्लेख मिला है, जिसे श्रेणी कहा गया है। श्रेणी किसे बोलते हैं? जो बड़े बड़े उत्पादक होते हैं और व्यापारियों की संघ को श्रेणी कहते हैं।
ये श्रेणी संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदते थे, फिर उनमें सामान तैयार करके क्या करते थे, कच्चे माल खरीद के उसका माल को तैयार कर देते थे और तैयार करके फिर बाजार में बेच देते थे। ये संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संप्रभुता लोगों को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरण का भी प्रयोग किया है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया। जो नदी मार्ग थी और मार्गों के थ्रू जो व्यापार होता था उसका एकदम से क्या हो गया था, 6ठी शताब्दी में काफ़ी फैलाव हो गया था और कई दिशाओं में ये मार्ग फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से भी क्या होता था, जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका पश्चिम एशिया तक फैल गया था ये जलमार्ग। और बंगाल की खाड़ी से ये मार्ग चीन दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे क्या लेते थे, धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी वाले व्यापारी होते थे, बैलगाड़ी घोड़े खच्चर जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी इसमें जाते थे यहाँ से होते हुए। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मस्तठुवन और प्राकृतिक में सत्वा और सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े बड़े धनी हो जाते थे। नमक अनाज कपड़ा धातु और उससे निर्मित उत्पाद पत्थर लकड़ी जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। रोमन साम्राज्य से काली मिर्च जैसे मसाले तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भी मांग की है। ये एग्जाम में कई बार आया है कि रोमन साम्राज्य से क्या मंगवाते थे, तो काली मिर्च मसाले कपड़े जड़ी बूटी मंगवाते थे। इन सभी वस्तुओं का अरब सागर के रास्ते से होते हुए लेकर पहुंचाया जाता था। इसके बाद सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। व्यापार के जब सिक्के की शुरुआत हुई तो लेन देन थोड़ा आसान हो गया सिक्के की हेल्प से। चांदी और तांबे के आहत सिक्के, जो तांबे के बनाए जाते हैं उन्हें आहत सिक्के बोला जाता है, सबसे पहले बनाए गए थे और इनको उपयोग में लाया गया था। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का भी क्या करा, पता लगाया कि कहाँ पे इनका वाणिज्यिक व्यापारिक प्रयोग होता है। आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि सिक्कों का राजाओं ने ही जारी किया था। और ये भी संभव है कि व्यापारी धनपति नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ साथ सबसे पहले सिक्के हिंदी यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर कंट्रोल स्थापित अपना कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। हालांकि सोने के सिक्के जो होते थे वो बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण राजा ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राट तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल ही समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पूर्व स्थल पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तु और भारी मात्रा में वस्तु का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पूर्व स्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के भी मिले हैं, जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारी तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारी दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र के योद्धा काव्याली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों को योद्धा शासकों द्वारा जारी तांबों के सिक्के हजारों की संख्या में मिले। इन लोगों को तांबे के सिक्के, जिनसे योद्धों के व्यापार में काफ़ी रुचि आई। और सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने भी जारी किए थे कुछ सिक्के। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम माना जाता था। इन सिक्कों के माध्यम से दूसरे देशों से व्यापार विनिमय करने में इनको क्या होती थी, आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी क्या होता था, लाभ होता था।
छठी शताब्दी ईसा से सोने के सिक्के मिलने कम हो गई। क्या ये इससे ये संकेत मिलता है कि इस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया हो? क्या पता इसलिए छठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए थे। इतिहासकार में इसे लेकर काफ़ी मतभेद भी हुए। कुछ इतिहासकार का कहना था कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आ गई, जब खत्म हो गया तो व्यापार होना कम हो गया और जिससे उन राज्यों, समुदाय और क्षेत्रों की संपदा पर असर पड़ गया जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्यों का कहना था कि इस काल में नए नगर और व्यापार के नई क्षेत्रों का उदय होने लगा था। उनका ये भी कहना था कि यद्यपि इस काल के सोने का सिक्के का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेख और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता रहा। क्या इसका अर्थ ये हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते थे क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने क्या है संग्रह करके नहीं रखा था। जारी तो थे लेकिन उनको अपने पास कलेक्ट करके नहीं रखा था। देखिए यहाँ पे दिखाया वगैरह सिक्के का चित्र। आहत शब्द से ही स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत कर उन्हें बनाया जाता था। देखिए एक ये है योद्धे सिक्का, ठीक है, अभी देख पा रहे हैं। तो ये था आपका टॉपिक। इसके बाद कुछ मूल बातें हैं जिनके बारे में हम आने वाली पार्ट में करेंगे। आई होप आज के जो मैंने टॉपिक आपको कराया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से ही थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए काम करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।